अरे ओ नास बेटी, कहाँ मर गई? ऐसी अभागी है, अपनी माँ को तो खा गई, अब क्या मुझे भी खाएगी? जब देखो तब बस मेरा खून पीती रहती है। कावेरी चिल्लाई जा रही थी। अरे भाई क्या हुआ? कावेरी के पति रमाकांत अंदर आते हुए बोले। होगा क्या, देखो तुम्हारी लाडली, पता नहीं महारानी कहाँ है। कावेरी चिढ़ते हुए बोली। तुम भी ना कावेरी, अरे बच्ची है वो, कहीं चली गई होगी, आ जाएगी। रमाकांत जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम तो बस करो जी, अब ज़्यादा मेरा दिमाग मत खाओ। मैं ही। कावेरी अपनी बात पूरी कर पाती, उसकी नज़र अंदर आती गंगा पर पड़ी। कहाँ गई थी महारानी? इतनी देर से कावेरी ने गुस्से में गंगा को देखते हुए कहा। वह मामा मैं गंगा अभी अपनी बात पूरी ही कर पाती कि बीच में ही कावेरी बोल पड़ी। मैं क्या लगा रखा है? दिखता नहीं शाम के 4 बज चुके हैं, सबके चाय पीने का समय हो गया है। आप जाओ, मुझे घूर घूर कर क्या देख रही हो? रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाओ। कावेरी गुस्से में गंगा की तरफ देखते हुए कहा। हाँ माँ, मैं अभी बनाकर लाती हूँ, गंगा कहते हुए बोली और जल्दी से सीधी रसोई में चली गई। चाय बनाते हुए गंगा सोचने लगी कि माँ तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? तेरे बिन तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। अगर आज उसकी माँ होती तो क्या आज उसे ये सब कुछ सहन करना पड़ता? वो सहन कर रही है, यही सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह ख्यालों में खो गई। जब कावेरी 3 महीने की थी तो एक दिन उसकी माँ गीता उसे प्यार से सुला रही थी कि अचानक बाहर बादल गरजने और बिजली कड़कने की आवाज़ें आने लगी। कहीं बरसात ना आ जाए, यह सोचकर गंगा की माँ गीता गंगा को जल्दी से सुलाकर छत पर कपड़े लेने चली गई। अभी वह पूरे कपड़े उठा भी नहीं पाई थी कि अचानक से तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह देख गंगा की माँ जल्दी जल्दी कपड़े समेट रही थी, आगे ग्रिल पर से कपड़े उतार रही थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और नीचे फर्श गीला होने की वजह से गीता का पैर फिसल गया और वो छत से नीचे गिर गई। उसके सिर पर गहरी चोट लगी हुई थी और वह बेहोश हो गई। उसके सिर से लगातार खून बहने लगा। बारिश में बेहोश पड़ी रही। जब कुछ समय बाद बारिश बंद हुई तो गंगा की दादी यह सोचकर बाहर निकली थी बारिश अभी अच्छी सी थमी है या नहीं। जब वह बाहर निकली तो बेहोश पड़ी गीता को देखकर चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर सभी घर वाले वहां आ गए। गीता के सिर से अब भी खून बह रहा था और वह बेहोश थी। गंगा के दादाजी ने आसपास के लोगों की मदद से गीता को अस्पताल पहुंचाया और वह किसी तरह गंगा के बाबूजी के ऑफिस में खबर भिजवाई। जब रमाकांत जी ने यह खबर सुनी तो घबराते हुए दौड़कर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिर में गहरी चोट लगने और काफ़ी खून बह जाने की वजह से गीता को डॉक्टरों ने बचा ना सके और गीता गंगा को छोड़कर हमेशा के लिए भगवान जी के पास चली गई। गीता के इस तरह जाने से सभी घर वाले बेहद दुखी थे। रमाकांत जी तो अपनी पत्नी के चले जाने से जैसे सदमे में चले गए थे। सभी आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार छोटी सी गंगा को देखकर दुखी होकर कहते, बेचारी मासूम बच्ची अभी अपनी माँ को ठीक से पहचान भी नहीं पाई थी कि भगवान ने उससे उसकी माँ छीन ली। सभी लोग गंगा को दया की दृष्टि से देखते थे। गीता का अभी वारवा भी नहीं हुआ था कि गंगा के बाबूजी रमाकांत जी की मुंह बोली दूर के रिश्ते की मौसी ने गंगा के बापू की दूसरी शादी की चर्चा गंगा की दादा दादी से चला दी थी। उसकी बात सुनकर गंगा की दादी दुखी होते हुए बोली, जी अभी तो गीता बहू को मरे हुए महीना भी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी कैसे? गंगा की दादी की बात अभी अभी पूरी हुई नहीं थी कि रमाकांत जी की मुंह बोली मौसी बोली, शारदा तुम भी हद करती हो। अरे शारदा, औरत तो मर्द के पैर की जूती होती है और जब जूती टूट जाए तो बिना देर किए दूसरी नई जूती पहन लेनी चाहिए। अरे अगर गीता बहू हमें छोड़कर चली गई, इसका मतलब यह तो नहीं कि हमारे लल्ला की जिंदगी वीरान हो गई। अभी हम उसकी मौसी जिंदा है, ऐसी लड़की ढूंढी है
हमारे लल्ला के लिए कि सब लोग तारीफ करते ना थकेंगे। गायें हैं गायें। ये कहते हुए रमाकांत जी की मौसी ने अपने पल्लू से अपना चेहरा पोंछा और लंबी सांस लेकर बोली, शारदा, गीता बहू के जाने का दुख जितना तुम सबको है उतना ही हमें भी है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। फिर रमाकांत जी की मौसी गंगा के दादा की तरफ देखते हुए बोली, जीजा जी जरा इस मासूम सी बच्ची की तरफ देखो। अरे इसे भी तो माँ की ज़रूरत है। जानते हैं कि आप दोनों इसके दादा दादी हो और इसका अच्छे से ख्याल रखोगे, लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो इसे माँ की ज़रूरत होगी। कभी ना कभी तो हमें लल्ला की शादी के बारे में सोचना होगा। और अभी हमारे लल्ला की उम्र ही क्या है, खेलने कूदने की उम्र है बेचारे की अभी तो। और इस उम्र में सभी लड़कों की तरह हमारे लल्ला को भी अपनी बीवी की कमी महसूस होगी। इसीलिए मैं कहती हूँ जीजा जी कि आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, और इतना अच्छा रिश्ता हमें फिर नहीं मिलेगा। लड़की बहुत ही अच्छी है, इस नन्ही सी जान को अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार करेगी। हाँ हाँ मौसी ठीक कह रही है। अरे जितनी जल्दी हो सके रमाकांत भैया की शादी कर दो। गंगा की बड़ी बुआ ने पास बैठते हुए कहा। हाँ बाबूजी, जीजी और मौसी सी बात से मैं भी सहमत हूँ। आखिर गीता भाभी के जाने का दुख हम सबको है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि हम सब जीना ही छोड़ दे। और वैसे भी घर और वंश बेटे से चलता है। गीता भाभी छोड़कर बेटी गई है तो भैया का विवाह तो करना ही है। जब विवाह करना है तो देरी किस बात की। गंगा की छोटी बुआ ने भी उनके पास बैठते हुए कहा। गंगा के दादा और दादी सबकी बात सुनकर निरुत्तर हो गए, क्योंकि वे भी मन ही मन यही चाहते थे, और सबको रमाकांत की मौसी की बात माननी पड़ी और मौसी द्वारा बताए गए रिश्ते को स्वीकार कर लिया। रमाकांत तो इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। वह तो बेचारे अभी अपनी पत्नी के जाने के गम से उभरे भी नहीं थे। ये दूसरी शादी कैसे कर सकते थे। लेकिन उस जमाने में अपने माँ बाप के आगे बेटा बेटी कुछ नहीं बोलते थे। जो माँ बाप कहते थे वही मानना पड़ता था। उसी तरह ना चाहते हुए भी रमाकांत जी ने अपने माँ बाप की मर्जी के आगे घुटने टेक दिए और ना चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। गीता की मृत्यु हुए अभी 1 महीना भी नहीं बीता कि गंगा के बाबूजी का रिश्ता तय कर दिया गया, और गंगा की माँ के मरे हुए 3 महीने के बाद उसकी शादी कर दी गई, और कावेरी गंगा की सौतेली माँ बनकर इस घर में आ गई। कावेरी से सभी लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन कावेरी ने आकर सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वह बहुत कम बोलती थी, ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहती। जब कोई उससे कुछ बातें करता तो वह किसी से सीधे मुंह तक बात नहीं करती, और गंगा की तरफ तो वह कभी भूल कर भी नहीं देखती। शुरू में तो सब लोगों ने सोचा शायद अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, इसीलिए दुखी है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए कावेरी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह अब भी किसी से सीधे मुंह बातें नहीं करती और ना ही गंगा पर कोई ध्यान देती। घर का कामकाज करने के बाद अधिकतर अपने कमरे में ही रहती। यह देखकर सभी घरवाले बहुत दुखी थे। रमाकांत की मुंह बोली मौसी ने तो यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि धीरे धीरे सब समझ जाएगी, अभी बच्ची ही तो है। वहीं रमाकांत की दोनों बहनें यह कहकर चली गई कि इस परिवार में हिलने मिलने में समय तो लगेगा ही ना। रमाकांत जी ने कावेरी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कावेरी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। जब भी रमाकांत उसे कुछ कहते तो वह मेरा दिमाग मत खाओ कहकर करवट बदलकर सो जाती। कावेरी के इस व्यवहार से रमाकांत को बहुत ठेस पहुंचती। उसे अपनी बच्ची के बारे में सोचकर बहुत दुख होता, क्योंकि इस शादी को करने के लिए अगर वो तैयार हुए थे तो अपनी बच्ची के बारे में सोचकर कि उसके बच्चे को कभी उसकी माँ की कमी महसूस ना हो। लेकिन कावेरी तो भूलकर भी उसकी तरफ देखती भी ना थी। गंगा के दादा दादी भी कावेरी के इस व्यवहार से बहुत दुखी थे।
गंगा की दादी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन शायद कावेरी कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। जब भी कावेरी से गंगा की दादी कुछ कहती तो वह वहाँ से उठकर चली जाती। यह देखकर गंगा के दादा दादी को बहुत दुख होता। गंगा के दादा दादी गंगा से बहुत प्यार करते थे। जब भी गंगा के दादा गंगा को गोदी में लेकर कहते कि मैं अपनी इस बच्ची के लिए दूसरी माँ लेकर आया था, लेकिन कि मेरी बच्ची को माँ की कमी महसूस ना हो, लेकिन मुझे क्या पता था, यह कहकर वह दुखी हो जाते। तो गंगा की दादी यह कहकर बात संभालती, अजी आप तो ऐसे ही परेशान होते हो, देखना जब कावेरी बहू माँ बनेगी ना, तब वह माँ के एहसास को समझेगी, तब देखना हमारी गंगा से कितना प्यार करेगी। शादी के 4 महीने बाद कावेरी को उल्टी करते देखकर गंगा की दादी कुछ सोच में पड़ गई और वह भागकर पड़ोस में रहने वाली दाई को बुलाकर ले आई। जब दाई ने उसे बताया कि कावेरी बहू पेट से है, तो सभी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। जब गंगा की दादी गंगा के दादाजी से मुस्कुराते हुए कहती, देखना जी, जब हमारी कावेरी बहू माँ बन जाएगी ना, तब वह हमारी गंगा से भी सगी माँ से बढ़कर प्यार करेगी। आखिर में माँ बनने के बाद ही तो किसी औरत को माँ का एहसास होता है। उसे महसूस होता है कि एक बच्चे के प्रति उसकी माँ का प्यार कितना जरूरी है। सभी लोग कावेरी का बहुत ख्याल रखते। इसी तरह दिन बीत रहे थे। कावेरी ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म से सभी बहुत खुश थे, क्योंकि एक बेटे की कमी थी जो कावेरी ने बेटे को जन्म देकर पूरी कर दी थी। गंगा के दादा ने प्यार से कावेरी के बेटे का नाम गणेश रखा। गंगा और गणेश, यह कहकर वह मुस्कुरा उठते। जैसे सभी को उम्मीद थी, वैसे ही हर बार की तरह इस बार भी कावेरी ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वह अपने बेटे के आ जाने पर अपने बेटे के साथ ही अधिकतर वक्त गुजारती। अभी भी वह सीधे मुंह बातें नहीं करती, यहाँ तक कि अब भी गंगा पर कोई ध्यान नहीं देती थी। कावेरी के इस व्यवहार को देखकर सभी बहुत दुखी रहते थे। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। अब गंगा 6 साल की हो चली थी, वही गणेश 4 साल का हो चुका था। एक दिन गंगा के दादा दादी दूसरे गांव गए हुए थे। आते समय उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और दोनों की वहीं पर मृत्यु हो गई। अब गंगा सही मायने में बिन माँ की हुई थी, क्योंकि अब तक गंगा की दादी जी थी। उसने कभी भी गंगा को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। रमाकांत भी अपनी माँ बापू के गुजर जाने से बहुत दुखी थे, लेकिन आखिर में कर भी क्या सकते थे। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। धीरे धीरे गंगा भी बड़ी होने लगी, लेकिन कावेरी उस पर कोई ध्यान नहीं देती थी। लेकिन रमाकांत अपनी बेटी पर दिल खोलकर प्यार लुटाते थे। वह गंगा को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देना चाहते थे। वही कावेरी अपने बेटे को जी जान से चाहती थी। गंगा ने जैसे तैसे करके अपनी बीए तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। बीए के बाद उसकी माँ ने उसे घर के कामकाज में लगा दिया। गंगा के बाबूजी तो चाहते थे कि गंगा कोई डिप्लोमा कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, जिससे लड़का ढूंढने में भी आसानी होगी और अच्छा घर बार ढूंढकर गंगा की शादी कर देंगे, जिससे शादी करने के बाद भी गंगा किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी। लेकिन गंगा की सौतेली माँ कावेरी के आगे रमाकांत जी की एक न चली। कावेरी ने यह कहकर रमाकांत का मुंह बंद कर दिया कि जवान बेटी घर से बाहर जाएगी और कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा, लोग तो मुझ पर ही उंगली उठाएंगे ना कि सौतेली माँ है इसीलिए बेटी का ध्यान नहीं रखा। ना जी ना, अब बहुत पढ़ना पढ़ाना हो गया, अब तो यह घर गृहस्थी का काम अच्छे से सीख ले। अपनी बीवी की जिद के आगे थक हार कर रमाकांत ने गंगा को आगे पढ़ने से रोक लिया। अब गंगा घर का सारा कामकाज करती और दिन भर अपनी सौतेली माँ के ताने अलग से सुनती। कावेरी दिन भर गंगा को ताने देती रहती। बेचारी गंगा चुपचाप अपने आंसुओं को छुपाए सब कुछ सुनती रहती और अकेले में अपनी माँ को याद करके रो पड़ती। कावेरी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, वह उससे जी जान से चाहती थी। कावेरी के गंगा के प्रति व्यवहार को देखकर गणेश भी गंगा से जलता था। वह भी गंगा की कोई इज्जत नहीं करता था।
और उससे नौकरों जैसा व्यवहार करता था। जब रमाकांत यह देखते तो बहुत दुखी होते। वह गुस्से में गणेश को डांट देते, लेकिन अपनी माँ के पक्ष लिए जाने से गणेश पर कोई असर नहीं पड़ता। गणेश अपनी माँ के लाड़ प्यार से बिगड़ रहा था। रमाकांत जब भी गणेश से कुछ कहते तो कावेरी गणेश के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती। अपनी माँ के अत्यधिक लाड़ प्यार से गणेश गलत संगत में पड़ गया। वह अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता, शराब पीता और सारा दिन आवारागर्दी और गुंडागर्दी करता, लेकिन कावेरी उसे डांटने की बजाय उसका ही पक्ष लेती। रमाकांत यह देखकर बहुत दुखी होते, लेकिन वह कावेरी से बहस करना ठीक नहीं समझते। वह नहीं चाहते थे कि किसी भी कारण घर में कोई हंगामा खड़ा हो, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते थे कि अगर उसने कावेरी और गणेश से कुछ कहा तो इसका सारा गुस्सा कावेरी गंगा पर उतारेगी। इसीलिए वे नहीं चाहते थे कि गंगा को किसी भी तरह की कोई ठेस पहुँचे। गंगा अब लगभग 25 साल की हो चली थी, लेकिन अभी तक कहीं भी उसकी शादी तय नहीं हो पाई थी। रमाकांत ने कई रिश्ते देखे, लेकिन अत्यधिक दहेज की मांग के कारण कहीं भी गंगा के लिए रिश्ता नहीं जम पाया था। रमाकांत चाहते थे कि उसकी बेटी ऐसे घर में जाए जहां वह राज करे। वे मन ही मन में यह सोचकर दुखी हो जाते कि बेचारी ने कितने दुख झेले हैं। अब वे नहीं चाहते कि आगे भी उनकी बेटी यह दुख झेले। एक दो रिश्ते रमाकांत को पसंद आए थे, लेकिन कावेरी ने कोई ना कोई कमी निकालकर उन रिश्तों के लिए मना कर दिया था। जहां दिन रात रमाकांत गंगा की शादी की चिंता में डूबे रहते, वहीं कावेरी दिन रात गंगा को ताने मारती रहती। गणेश की आवारागर्दी और गुंडागर्दी अब बढ़ती ही जा रही थी। वह कभी कभी घर भी शराब पीकर आने लगा था। जब कावेरी ने यह देखा तो वह गणेश को जब भी कुछ समझाने की कोशिश करती तो गणेश कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाता और अपने कमरे में चला जाता। गंगा अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक उसे कावेरी की आवाज़ सुनाई दी। अरे ओ करमजली, और कितना वक्त लगाएगी चाय बनाने में? अब तक तो सभी लोगों का दोनों टाइम का खाना बनकर तैयार हो जाता, इतने समय में तुझसे चाय तक नहीं बनी। कावेरी की आवाज़ अपने कानों में पड़ते ही गंगा अपने ख्यालों से बाहर आई और डरते हुए हड़बड़ा कर बोली, जी जी माँ मैं अभी आई। गंगा सभी लोगों के लिए चाय लेकर बाहर आंगन में आ गई। कावेरी अब भी बड़बड़ाई जा रही थी। वहीं रमाकांत बिना कावेरी की तरफ ध्यान दिए बोले, आओ गंगा बिटिया, तुम भी हमारे पास बैठकर सबके साथ चाय पियो। यह सुनकर गंगा कुछ कहती उससे पहले ही कावेरी बोल पड़ी, अरे कोई चाय वाय नहीं पीनी, बड़ा लाड आ रहा है अपनी बेटी पर। शाम का खाना बनाना अभी बाकी है और घर और रसोई में बाकी का सारा काम भी बाकी है। जाओ जल्दी से रसोई का बाकी का काम करो और शाम के खाने की तैयारी करो। यह सुनकर रमाकांत बोले, लेकिन कावेरी उसे चाय। रमाकांत अभी अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाए थे कि कावेरी उसकी बात की तरफ ध्यान दिए बगैर ही बीच में गंगा की तरफ देखते हुए बोली, अब घूर घूर कर क्या देख रही है, जाओ रसोई में जाकर काम करो। यह सुनकर गंगा बिना कुछ कहे ही रसोई में चली गई। तभी गणेश घर में आते हुए बोला, हाय माँ, क्या कर रही हो? गणेश को देखकर कावेरी मुस्कुराते हुए बोली, आओ बेटा, लो चाय पियो। यह देखकर रमाकांत गुस्से में गंगा की तरफ देखकर गुस्से में अपना सिर हिलाकर अपनी चाय लेकर वहाँ से उठकर चले गए। रमाकांत के जाते ही गणेश अपनी माँ के पास प्यार से बैठते हुए बोला, माँ मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है, प्लीज़ दीजिए। यह सुनकर कावेरी बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली, देखो गणेश, तुम अभी 2 दिन पहले ही मुझसे झूठ बोलकर 5,000 लेकर गए थे। अब दोबारा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। यह सुनकर गणेश
बोला, नहीं माँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था। वह तो बस मुझे किसी काम के लिए रुपए चाहिए थे, इसीलिए मैंने अपनी माँ से रुपए लिए थे। आखिर में मेरी माँ मुझे नहीं देगी तो और कौन देगा। यह कहकर गणेश ने अपनी दोनों बाहें कावेरी के गले में डाल दी और प्यार से कहने लगा, प्लीज माँ, मना मत कीजिए। माँ, मैं वादा करता हूँ गलत कामों में रुपये खर्च नहीं करूँगा। गणेश के प्यार के आगे कावेरी को झुकना ही पड़ा और वह प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए बोली, अभी रुको, अभी लेकर आती हूँ। यह कहकर वह अंदर चली गई और अंदर से कुछ रुपए लाकर यह कहते हुए देने लगी, पूरे 1400 है, और हाँ, आइंदा मेरे से रुपए मत मांगना। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। ठीक है माँ। यह कहकर गणेश बिना चाय पिए ही रुपए लेकर वहाँ से चला गया। घर के हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते जा रहे थे। अब गणेश रोजाना शराब पीकर आता और घर में किसी की नहीं सुनता। कावेरी गणेश की ऐसी हालत देखकर बहुत चिंतित थी। वह जब भी गणेश को समझाने की कोशिश करती तो गणेश उल्टे उस पर ही चिल्ला पड़ता। कावेरी यह सब देखकर चुप हो जाती और सारा गुस्सा गंगा पर उतारती। एक दिन गणेश अपने 4-5 शराबी दोस्तों को अपने साथ घर ले आया और गंगा को आवाज देकर उनके लिए चाय नाश्ता लाने के लिए कहा। बेचारी गंगा सबके लिए चाय नाश्ता बनाने रसोई में चली गई। गणेश की आवाज़ सुनकर कावेरी भी वहां आ गई। गणेश के साथ उसके शराबी और गुंडा टाइप दोस्तों को देखकर हैरान और चिंतित थी। वह कुछ कहती इससे पहले ही गणेश बोला, माँ, यह मेरे दोस्त है, और अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए बोला, यह मेरी माँ है। सभी ने एक साथ कावेरी से नमस्ते कहा। कावेरी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी गंगा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ गई। गंगा जब सबको नाश्ता दे रही थी, वैसे ही सब गंगा को खा जाने वाली नजरों से लगातार घूर रहे थे। गंगा उन्हें अपनी तरफ घूरते देखकर उनसे नजरें बचा रही थी और अपने कपड़े, अपना दुपट्टा संभाल रही थी। तभी वहाँ रमाकांत जी आ गए और यह सब देखकर वह बहुत गुस्सा हो गए और गणेश से चिल्लाते हुए बोले, गणेश, यह सब क्या है? तुमने आज हद ही कर दी। अपने शराबी और लुच्चे लफंगे दोस्तों को यहाँ घर ले आए और चाय नाश्ता करवा रहे हो। अभी इसी वक्त इन्हें घर से बाहर निकालो। अपने पिता की आवाज़ सुनकर गणेश गुस्सा हो गया और बोला, पापा, यह क्या कह रहे हो? यह मेरे दोस्त है। यह सुनकर रमाकांत बोले, हाँ, मुझे पता है, यह सब तुम्हारी ही तरह शराबी लुच्चे लफंगे हैं। अभी और इसी वक्त घर से बाहर निकालो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रमाकांत की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर गणेश के दोस्त रमाकांत को घूरते हुए वहाँ से गुस्से में चले गए। यह देखकर गणेश बोला, यह क्या है पापा? आपने मेरे दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? यह देखकर कावेरी बोली, तुम्हारे पापा ने जो किया है वह ठीक किया है। अरे, तुम्हें तो जरा भी अक्ल है? यहाँ नहीं, घर में जवान लड़की है और जिसे चाहे उसे उठाकर इस घर में ले आती हो। तुम्हें पता है, अगर जरा सी भी कोई बात हो गई तो हमारी इज्जत का क्या होगा? गणेश अपनी माँ की पहली बार ऊंची आवाज़ सुनकर बोला, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, आप सबको इसका बदला चुकाना होगा। यह कहकर वह गुस्से में पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। कावेरी कुछ कहती, तभी रमाकांत बोले, अब ज़्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो। यह सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हारे ही लाड प्यार की वजह से यह इतना बिगड़ गया है। जब भी मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो तुम इसकी तरफदारी करती हो। देख लिया अपने लाड प्यार का नतीजा। अब पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। यह कहकर रमाकांत गुस्से में कमरे में चले गए। गंगा यह सब कुछ देख रही थी। आज पहली बार अपनी माँ को अपनी तरफ बोलते देखकर गंगा के मन में खुशी महसूस हो रही थी। यह देखकर कावेरी गंगा की तरफ देखते हुए बोली, अब यहाँ बुत बनकर क्या खड़ी हो? कितनी बार कहा है, इतना बन ठन कर रहने की क्या जरूरत है? खबरदार, जो घर से बाहर निकली
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कावेरी की बात सुनकर गंगा बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई। एक दिन कावेरी के पड़ोस में रहने वाली एक औरत सरला उनके घर आई। कावेरी की उससे अच्छे से जान पहचान थी। उसे घर आए देखकर कावेरी खुश होते हुए बोली, अरे सरला बहन, आप आइए आइए। यह कहकर कावेरी ने उसे पास ही पड़ी कुर्सी पर बिठा दिया और गंगा को आवाज देकर कहा, अरे गंगा, जल्दी से चाची जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। कावेरी की आवाज़ सुनकर गंगा चाय नाश्ता लेने रसोई में चली गई। तब कावेरी खुश होते हुए इधर उधर देखकर सरला के पास जाकर बोली, बहन जी, मैंने जिस काम के लिए बोला था वह हुआ कि नहीं? जी ऐसे कैसे नहीं होगा? आप मुझसे किसी काम के लिए बोलो और वह ना हो, ऐसा भी भला हो सकता है? यह कहकर सरला भी उसके पास जाकर बोली, मैंने लड़के वालों से अच्छे से बात कर ली है। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी बहन के जेठ का लड़का है, बड़ा अच्छा सा परिवार है। लड़के 2 भाई हैं, बड़ा भाई इंजीनियर है, अपनी बीवी बच्चों के साथ मुंबई में रहता है और छोटा अपने माँ बाप के पास रहता है। वह भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पैसे वाले हैं। लड़का एकदम हीरा है, हीरा। हमारी गंगा और उसकी जोड़ी अच्छी जमेगी। यही हमारी गंगा से 1-2 साल बड़ा होगा। बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगेगी। राम सीता की, और उनके पैसे की भी कोई मांग नहीं है। बस कह रहे थे कि हमें तो बस अच्छी और संस्कारी लड़की चाहिए। अरे वह तो अभी भी अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहते थे, अभी इंतजार कर रहे थे उसका अच्छे से इंजीनियर बनने का। लेकिन वह क्या है ना, मेरी बहन की जेठानी की तबीयत अक्सर ख़राब सी रहती है, इसीलिए उन्हें कोई ऐसी लड़की चाहिए जो उनके पास उनका ख्याल रख सके। मैंने तो कह दिया, भाई हमारी गंगा जैसी लड़की कहीं भी अगर दिया लेकर जाओगे ना तब भी नहीं मिलेगी। अब आप ही बताओ जी, भला हमारी गंगा में कोई कमी है? और रही सगाई की बात, तो मैं कल ही, आप कहो तो उन लोगों को यहाँ बुला लूँ। यह सुनकर कावेरी बोली, अरे सरला बहन जी, इसमें कहने की क्या बात है? आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो। मैं शाम को ही गंगा के पापा से बात करती हूँ और आप तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझो। बस आपने लड़का देख लिया और घर परिवार देख लिया तो हमने भी देख लिया। यह समझो बस अब उनको बुला लो जिससे वह भी हमारी गंगा को अच्छे से देख ले। तभी गंगा चाय नाश्ता लेकर आ गई। गंगा की तरफ प्यार से देखते हुए सरला बोली, आओ बेटी आओ। यह देखकर कावेरी बोली, हाँ गंगा बिटिया, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। अपनी माँ के इस तरह प्यार भरी बातें सुनकर गंगा उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। यह देखकर कावेरी बोली, अरे ऐसे क्या देख रही हो बेटी? पास बैठने के लिए कह रही हूँ, आओ आओ बैठो। गंगा सरला से नमस्ते कर उसे चाय नाश्ता देकर उनके पास बैठ गई। यह देखकर गंगा के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में मामला क्या है। तभी कावेरी बोली, आप तो हमारी गंगा को बचपन से जानती हैं। सरला बहन बड़ी अच्छी और संस्कारी बच्ची है। यह सुनकर सरला गंगा की तरफ देखते हुए बोली, हाँ वह तो है, और चाय पीने लगी। अचानक ही सरला के फ़ोन की घंटी बज उठी। अपना मोबाइल निकालकर उठते हुए बोली, ठीक है कावेरी जी मैं चलती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। उसके जाते ही गंगा भी चाय के कप लेकर वहाँ से रसोई में आ गई। वह बर्तन साफ करते हुए सोच रही थी कि आखिर में मामला क्या है। इससे पहले तो कभी भी उसकी सौतेली माँ ने उसे अच्छे से बात भी नहीं की थी। शाम को जब गंगा के पापा रमाकांत जी घर आए तो कावेरी मुस्कुराते हुए बोली, आ गए आप, बड़ी देर कर दी आज तो आपने। यह सुनकर रमाकांत जी बोले, नहीं नहीं कावेरी, मैं तो बिल्कुल भी लेट नहीं आया और दिन से तो 10 मिनट पहले ही आया हूँ। वैसे आज तुम इतनी खुश कैसे लग रही हो, जरा बताओ तो। यह सुनकर कावेरी बोली, अरे आप पहले फ्रेश होकर चाय नाश्ता तो कर लो, फिर आराम से बात करेंगे। यह कहकर कावेरी गंगा को आवाज़ देते हुए बोली,
गंगा, अरे अपने पापा के लिए चाय नाश्ता तो लेकर आओ। कुछ देर बाद जब रमाकांत जी कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर हॉल में आए तो गंगा भी चाय नाश्ता लेकर आ गई। चाय नाश्ता देखकर जैसे ही गंगा जाने लगी तो कावेरी बड़े प्यार से बोली, अरे गंगा, कहाँ जा रही हो? जरा यहाँ हमारे पास आकर तो बैठो। कावेरी के आज इस बदलाव से गंगा को बड़ी हैरानी हो रही थी, लेकिन वह बिना कोई सवाल जवाब किए उनके पास जाकर बैठ गई। रमाकांत भी कावेरी को देखकर हैरान थे। तब कावेरी बोली, अजी आप ऐसे क्या देख रहे हो? बात यह है कि वह जो पड़ोस में सरला बहन जी है ना, उसकी बहन के जेठ का लड़का है। उसने बताया है हमारी गंगा के लिए एक दिन ऐसे ही मुझे रास्ते में मिल गई थी, तो बातों ही बातों में मैंने उनसे कह दिया कि अगर कोई अच्छा रिश्ता मिले तो हमारी गंगा के लिए बात चलाए। तो आज वह घर आई थी। वह कह रही थी कि लड़के 2 भाई है। बड़ा भाई इंजीनियर है, अपनी बीवी बच्चों के साथ मुंबई रहता है, और छोटा भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। हमारी गंगा की ओर उसकी जोड़ी अच्छी जमेगी, बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगेगी। खानदान भी काफ़ी अच्छा है, पैसे वाले लोग हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनकी कोई मांग भी नहीं है। वह कह रही थी कि लड़के वालों का कहना है हमें तो सुंदर, सुशील और संस्कारी बहू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने भी हाँ कर दी। आखिर मना करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वे लोग कल सुबह ही हमारी गंगा को देखने आ रहे हैं। मैंने तो हमारी तरफ से हाँ कर दी और मुझे पता है आप भी मना नहीं करोगे। यह सुनकर रमाकांत जी चिंतित हुए और बोले, कावेरी, बिना कोई जान पहचान किए भला सरला बहन जी के कहने पर हम इस रिश्ते के लिए गंगा के लिए हाँ कर दें। तब कावेरी चिढ़ते हुए बोली, इसका मतलब आपको मुझ पर भी विश्वास नहीं है? आपको यह लगता है ना कि मैं कभी भी गंगा का भला नहीं चाहूँगी? अरे सौतेली ही सही, लेकिन हूँ तो इसकी माँ। यह कहकर वह गुस्से में वहाँ से उठकर जाने लगी और जाते जाते कह गई, जो आपको सही लगे वह करना, मैं कुछ नहीं कहूँगी, और गुस्से में मुँह फेर कर चली गई। गंगा की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह किसी से बिना कुछ बोले ही उठकर चली गई। वही रमाकांत जी कुछ देर तक सोच में डूबे रहे। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। कभी तो वह सोचते कि शायद कावेरी दिल की बुरी नहीं है, वह गंगा के साथ कैसा भी व्यवहार कर ले, लेकिन कभी उसका बुरा नहीं चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ उसके दिमाग में ख्याल आ रहा था कि कावेरी ने कब गंगा के साथ अच्छे से व्यवहार किया है। वह तो कभी उसे कोई खुशी भी नहीं दे पाई, तो वह भला गंगा के लिए इतना अच्छा रिश्ता पाकर खुश है या खुश होने का दिखावा कर रही है? रमाकांत जी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर में थक हार कर उसने अपने मन को समझा लिया और कावेरी के पास जाकर बोले, कावेरी, मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ। ठीक है, कल वह लड़के वाले गंगा को देखने आ जाएंगे, लेकिन एक बात सुन लो, अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ लगी तो मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होऊंगा। यह बात तुम कान खोलकर सुन लो। आखिर में मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। यह सुनकर कावेरी खुश होकर बोली, जी जी, अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगे तो आप बेशक इस रिश्ते के लिए मना कर देना। यह कहकर वह अभी आई कहकर सरला बहन से मिलने चली गई। रमाकांत जी उसे जाते हुए देखते रहे। दूसरे दिन सुबह कावेरी ने गंगा से कहकर सारा घर अच्छे से साफ करवा दिया। अब वह भी गंगा के साथ घर के कामों में हाथ बटा रही थी। गंगा यह देखकर हैरान थी, लेकिन बिना कुछ कहे ही जैसा कावेरी कह रही थी वैसा किए जा रही थी। घर का सारा काम हो गया, यहाँ तक कि लड़के वालों के लिए कई तरह की मिठाइयाँ और नाश्ता और पकवान भी बनकर तैयार हो चुके थे। आज मिठाइयाँ और खाने के सारे पकवान कावेरी ने बिना गंगा की मदद से अपने हाथों से बनाए थे। सारा काम हो जाने के बाद
कावेरी गंगा से बोली, जाओ गंगा, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। यह कहकर फिर बोली, अभी रुको, और वह अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आकर एक पीले रंग की साड़ी गंगा को देते हुए बोली, लो गंगा, आज नहा धोकर इसे ही पहनना, और जो इसके साथ में यह सोने का हार है ना, इसको भी पहन लेना और अच्छे से तैयार होना, जिससे लड़के वालों को पहली नज़र में ही तुम पसंद आ जाओ। साड़ी और साथ में हार, चूड़ियाँ और कान के झुमकों का सेट देखकर गंगा की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, यह साड़ी। तब कावेरी बोली, हाँ, वह मैंने कुछ रुपया जमा करके तुम्हारे लिए खरीदी थी, पूरे 3,500 की है। लेकिन माँ, यह हार तो तुम्हारी शादी का है, दादी ने तुम्हें मुंह दिखाई में दिया था। हाँ, मुझे पता है, लेकिन आज इसे तुम पहन लेना। और ये आंसू क्यों बहा रही हो? ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ अब, जल्दी से जाओ और जल्दी से तैयार होकर आओ। कावेरी गुस्से में बोली। गंगा माँ कहकर अपने आंसू पोंछती हुई मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई। तभी कुछ देर बाद गणेश नींद से जागकर कमरे से बाहर आया। घर में सारी तैयारियां देखकर बोला, माँ, यह सब क्या है? आज कोई खास दिन या खास त्योहार है जो इतनी सजावट और तैयारियां हो रही हैं? तब कावेरी बोली, हाँ, आज खास दिन है। आज गंगा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए यह सब तैयारी उनके लिए मैंने की है। यह सुनकर गणेश शैतानी हंसी हंसा और बोला, यह सब कुछ तैयारी आपने विश्वास नहीं होता जितना माँ मैं आपको जानता हूँ। आपने बिना मतलब के गंगा के लिए तैयारी नहीं की होगी, जरूर दाल में कुछ काला है। गणेश यह कहकर जोर से हंसा। तब कावेरी बोली, चुप कर, बातें ना बना, जल्दी से जाकर नहा धोकर तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। तब गणेश मुंह बनाकर गुस्से में बोला, मैं क्या करूं, लड़के वाले आ रहे हैं तो तुम सब घर वाले करो ना, उनकी खातिरदारी, मुझे कोई मतलब नहीं है सबसे, और वैसे भी उस गंगा से मुझे क्या लेना देना। यह कहकर वह गुस्से में अपने कमरे में चला गया। कावेरी उसकी बातों पर ध्यान न देकर अपने कमरे में जाकर रमाकांत से बोली, अजी आप अभी तैयार नहीं हुए, लड़के वाले आते होंगे। तब रमाकांत कावेरी से बोले, और थोड़ा वक्त लगेगा तैयार होने में, वह मेरी जैकेट है ना जो पिछली बार दिवाली पर ली थी, वह नहीं मिल रही। जी आप भी हद करते हो, यही तो रखी है। यह कहकर कावेरी ने अलमारी में से निकालकर जैकेट रमाकांत को दी। यह देखकर रमाकांत मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा लग रहा है जैसे कावेरी आज हम सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हें हो रही है। यह सुनकर कावेरी मुंह बनाते हुए बोली, बस करो, आपको तो बस बहाना चाहिए मुझे चिढ़ाने का, अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। यह कहकर वह बाहर आ गई। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनकर कावेरी ने अपने पति को आवाज़ दी। कावेरी की आवाज़ सुनकर रमाकांत भी कमरे से बाहर आ गए। दोनों पति पत्नी ने बाहर निकलकर देखा तो 2-3-4 लोग थे। दोनों ने आगे बढ़कर सबका हाथ जोड़कर स्वागत किया और आदर से अंदर ले आए और प्यार से सबको सोफे पर बैठा दिया। कावेरी सबके लिए जल्दी से रसोई में से पानी ले आई। पानी देने के बाद कावेरी मुस्कुराते हुए बोली, मैं अभी गंगा बेटी को लेकर आती हूँ। यह कहकर वह गंगा के कमरे में चली गई। गंगा आज अपनी माँ द्वारा दी गई साड़ी और गहनों में काफ़ी सुंदर लग रही थी। अपनी माँ को आए देखकर उसने शर्माकर अपनी नज़रें नीची कर ली। यह देखकर कावेरी बोली, ऐसे क्या शर्म आ रही हो? अब बहुत हुआ सजना संवरना, चलो नीचे चलो। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो भी पूछे उनका अच्छे से जवाब देना, समझी? कावेरी की बात सुनकर गंगा ने सिर हिलाकर हामी भर ली।
फिर कावेरी उसे लेकर नीचे आ गई। गंगा रसोई में सबके लिए चाय नाश्ता लेकर हॉल में पहुंची। गंगा को आए देखकर सबकी नज़र गंगा की तरफ उठ गई। रमाकांत जी अपनी बेटी को साड़ी में और गहनों में सजा सवरा देखकर अपने आंसू ना रोक पाए। आज उसे अपनी पहली पत्नी गीता की याद आ गई। रमाकांत जी अब भी अपनी पहली पत्नी को नहीं भुला पाए थे। वह अब भी कभी कभी उसे याद कर अकेले में उसका फोटो हाथ में लेकर रो लेते थे। वह उसका पहला प्यार जो थी। जब रमाकांत जी ने गीता को पहली बार देखा था तो वह गंगा जैसे ही थी। गंगा बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। वही नैन नक्श, वही रंग, वही मुस्कान, बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी गंगा। आज साड़ी में रमाकांत जी को ऐसा लग रहा था जैसा गंगा के रूप में गीता खड़ी हो। रमाकांत जी की आंखों में आंसू देखकर लड़के के पिता बोले, अरे रमाकांत जी, लगता है आप अभी से ही बेटी को देखकर भावुक हो गए। भाई, जब अभी यह हाल है तो फिर आगे विदाई के वक्त क्या होगा। यह कहकर वो जोर से हंस पड़े। उसे हंसते देखकर सभी घर वाले हंसने लगे। गंगा ने सबको चाय नाश्ता दिया और कावेरी लड़के की माँ के कहने पर बैठ गई। कावेरी भी उसके पास ही बैठ गई। तभी वहाँ सरला भी आ गई। उसने भी आकर सबसे नमस्ते किया और सबके साथ चाय नाश्ता करने लगी। तब लड़के की माँ ने गंगा से पूछा, बेटी कहाँ तक पढ़ाई की है। यह सुनकर गंगा धीरे से बोली, जी बीए फाइनल तक। तब कावेरी बोली, अब क्या बताए बहन जी, अकेली बेटी है, बाहर तो भेज नहीं सकते, डर सा लगता है, जमाना खराब है, इसीलिए बीए फाइनल तक ही पढ़ाया है। वैसे हमारी गंगा पढ़ने में बहुत अच्छी है, घर का सारा काम, सिलाई बुनाई, खाना पकाना सब अच्छे से जानती है, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। यह सुनकर लड़के की माँ बोली, बस ऐसी ही लड़की चाहिए थी बहन जी मुझे भी, और तुम्हारी गंगा तो साक्षात लक्ष्मी है। भाई, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझो। यह सुनकर रमाकांत जी बोले, बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो अगर लड़के लड़की दोनों की मर्जी हो तो वह तो अच्छा होता। आखिर में जिंदगी तो इन्हीं को बितानी है। यह सुनकर लड़के की बुआ बोली, आपने बिल्कुल सही कहा भाई साहब, भला हमें क्या ऐतराज हो सकता है, हमारी भी यही राय है। यह सुनकर लड़के के पिता बोले, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा भाई साहब, बेटा तुम और गंगा बेटी दोनों कुछ देर अकेले में मिलकर कुछ बातें कर लो, जिससे तुम अपनी जिंदगी के बारे में अच्छे से फैसला ले सको। तब रमाकांत जी बोले, गंगा बेटी जरा सागर जी को अपना कमरा तो दिखा लाओ। उसकी आवाज़ सुनकर गंगा ने सिर हिलाकर हामी भरी और उठकर खड़ी हो गई। उसे खड़ा हुआ देखकर सागर भी खड़ा हो गया और दोनों कमरे में आ गए। गंगा शर्माई जा रही थी। तब सागर बोला, गंगा जी आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन माँ पापा के आगे झुकना पड़ा। लेकिन अब जब तुम्हें पहली नज़र देखा ना, तभी तुम मुझे पसंद आ गई। अब चाहे जो भी हो जाए भाई, शादी तो मैं तुमसे ही करना चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। फिर थोड़ा गंभीर होकर बोला, लेकिन क्या गंगा तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो। गंगा ने शर्माते हुए सिर हिलाया और कहा, सागर जी मुझे भी रिश्ता मंजूर है। उसकी बात सुनकर सागर मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो फिर ठीक है, अब बाहर चले। दोनों बाहर आ गए और फिर वापस सोफे पर बैठ गए। यह देखकर लड़के की माँ बोली, क्या हुआ सागर बेटा। तब सागर बोला, बुआ जी, माँ पापा मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तब रमाकांत जी गंगा की तरफ देखकर बोले, बेटी तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना। तब गंगा ने शर्माते हुए सिर हिलाकर
हामी भरी। दोनों की सहमति होने से सभी घर वाले एक दूसरे को बधाई देने लगे और आपस में मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया। तब सागर की माँ मीनाक्षी जी ने उठकर एक सोने का हार गंगा के गले में पहनाते हुए कहा, यह हमारी तरफ से, अब तुम हमारी अमानत हो। यह कहकर मीनाक्षी जी ने गंगा को गले लगा लिया और कावेरी की तरफ देखते हुए बोली, बहन जी, हमारी अमानत का अच्छे से ख्याल रखना। कावेरी यह सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, आप चिंता ना करो बहन जी, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। तब मीनाक्षी जी सरला की तरफ देखते हुए बोली, सरला बहन, तुमने तो सच में ही लक्ष्मी ढूंढी है, लक्ष्मी। रमाकांत जी को भी सागर पहली नज़र में ही पसंद आ गया। तब रमाकांत जी बोले, हाँ सरला बहन जी, सच में सागर जी और गंगा की जोड़ी बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगेगी। उसकी बात सुनकर सभी घर वाले कहने लगे, वह बात तो है। फिर लड़के के पिता खड़े होकर बोले, अब हमें चलना चाहिए रमाकांत जी, ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है और मीनाक्षी को भी डॉक्टर के यहाँ दिखाना है। तब रमाकांत जी ने कुछ उपहार उन्हें शगुन के तौर पर देना चाहा, तो वे बोले, अरे रमाकांत जी, इसकी क्या ज़रूरत है, और वैसे भी हमें तो बस गंगा बेटी चाहिए, इसके अलावा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। तब रमाकांत जी ने कहा, भाई साहब, हमारी ज़्यादा देने की हैसियत तो नहीं है, लेकिन फिर भी शगुन के तौर पर अगर आप इन्हें रख लो तो हमें बहुत खुशी होगी। यह सुनकर सागर के पापा मोहनलाल जी बोले, लेकिन भाई साहब। तभी रमाकांत जी बीच में बोले, मना मत कीजिए भाई साहब, और यह कहकर सारे उपहार उन्हें दे दिए। सभी मेहमान उपहार लेकर और विदा होकर चले गए। सरला भी मेहमानों के जाने के कुछ देर बाद ही अपने घर चली गई। तब कावेरी खड़े होते हुए बोली, अच्छा हुआ रिश्ता पक्का हो गया, वरना यह बोझ तो और पता नहीं कब तक मेरे माथे पर बैठा रहता। यह कहकर वह गंगा की तरफ देखकर बोली, अब जल्दी से जाओ और यह साड़ी और गहने खोलकर वापस लाकर मुझे दो। यह सुनकर गंगा बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। तुम भी अजीब हो कावेरी, मेरी समझ से बाहर हो। सुबह तो तुम गंगा से इतने अच्छे से बातें कर रही थी और अब बिल्कुल पहले जैसा बर्ताव कर रही हो। देखो जी, मेरा सिर मत खाओ। और ऐसा क्या कह दिया मैंने उससे जो आप यह कह रहे हो? अरे यही तो कहा था कि साड़ी और गहने खोलकर मुझे दे देना। सच कहते हैं लोग, सौतेली माँ चाहे कितना अच्छा भी व्यवहार कर ले, लेकिन सबको उसकी बातें ही बुरी लगती हैं। यह कहकर कावेरी गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। गंगा का रिश्ता पक्का होने के दूसरे दिन ही रमाकांत जी ने पंडित को बुलाकर गंगा की शादी का मुहूर्त भी निकलवा लिया। मुहूर्त 25 दिन बाद का निकला था। जब उसने यह बात कावेरी को बताई तो कावेरी बोली कि समय तो बहुत कम है शादी की तैयारियां करने के लिए, लेकिन फिर भी अब जल्दी जल्दी तैयारियां कर लेंगे। तभी उन्हें गंगा आती दिखाई दी। तब गंगा की तरफ देखते हुए कावेरी बोली, 25 दिन और इस बोझ को और झेलना पड़ेगा। यह कहकर कावेरी बड़बड़ाते हुए कमरे में चली गई। रमाकांत जी गंगा के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम तो जानती ही हो ना इसका स्वभाव। यह कहकर वह भी वहाँ से उठकर चले गए। गंगा भी बिना बात को दिल से लगाए अपने कमरे में चली गई। अब गंगा बिना किसी बात पर ध्यान दिए बस अपनी शादी के सपनों में खोई रहती थी। वह भी हर लड़की की तरह अपनी शादी के सपने सजा रही थी। अब गंगा और सागर एक दूसरे से रात भर फोन पर बातें करते रहते और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सपने सजाते रहते। गंगा को तो जैसे सारे जहान की खुशियाँ मिल गई। जहाँ गंगा हमेशा अपने नसीब को कोसती रहती थी और भगवान जी से शिकायत करती थी,
आज बार बार भगवान जी को गंगा सागर जैसा लड़का मिलने पर बार बार धन्यवाद देती है। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। इसी तरह 10 दिन और निकल गए। रमाकांत जी ने सबसे पहले शादी के कार्ड छपाकर सारे रिश्तेदारों को भिजवा दिए। अब घर की बाकी की तैयारियां करना बाकी था। तभी शाम को चाय पीने के समय गणेश अपने हाथ में एक पैकेट लेकर घर आया। गणेश को आते देखकर कावेरी बोली, आओ बेटा हमारे साथ चाय पियो। यह सुनकर गणेश भी मां कहकर वहां आ गया। रमाकांत जी गणेश के हाथ में पैकेट देखकर सोचने लगे कि इसमें गणेश क्या लेकर आया है, कहीं आज भी कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर आया। यह सोचते ही वह चिंतित थे कि आखिर इसमें क्या है। तभी गणेश वहां आया और बैठ गया। कावेरी ने गंगा को आवाज देकर चाय लेकर आने को कहा। गंगा रसोई से चाय लेकर आई तो गणेश ने कहा, दीदी आप भी बैठिए। गणेश के मुंह से पहली बार दीदी सुनकर गंगा को विश्वास नहीं हुआ और हैरानी से गणेश की तरफ देखने लगी। कावेरी और रमाकांत जी भी गणेश के मुख से गंगा के लिए पहली बार दीदी शब्द सुनकर हैरान थे। तब गणेश बोला, मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हूँ गंगा दीदी, आपने हमेशा हम सबका अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन हम आपको वह हक नहीं दे पाए जिसके आप हकदार थे। यह कहकर वह पैकेट लेकर गंगा के पास गया और उसके हाथों में देते हुए बोला, दीदी यह तोहफा मेरी तरफ से। यह देखकर कावेरी बोली, क्या है इसमें? तब गणेश बोला, बिना कावेरी की बातों पर ध्यान दे गंगा की तरफ देखते हुए बोला, दीदी खोल कर तो देखिए कि आपको पसंद आया या नहीं। यह सुनकर गंगा की आंखों में आंसू आ गए और वह मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ। कांपते हाथों से और घबराते हुए गंगा ने जब पैकेट खोला तो उसमें बहुत ही सुंदर लाल रंग की साड़ी थी। उसे देखकर गंगा कुछ बोलती इससे पहले ही उसका गला भर आया। गणेश गंगा की तरफ देखते हुए बोला, दीदी आपको साड़ी पसंद आई? तब गंगा मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछते हुए बोली, सच में गणेश यह साड़ी तो बहुत ही खूबसूरत है और मुझे बहुत पसंद है। यह देखकर रमाकांत जी बोले, गणेश विश्वास नहीं होता कि तुम एकदम से ऐसे कैसे। रमाकांत जी अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही गणेश बोल पड़ा, मैं जानता हूँ पापा आपको मेरा गंगा दीदी के प्रति स्नेह प्यार दिखावा लग रहा है, लेकिन मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं सचमुच में बदल गया हूँ। पापा मैंने आप सबको बहुत दुख दिया है, लेकिन जब गंगा दीदी का रिश्ता पक्का हुआ और जैसे उसकी शादी की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे मुझे एहसास हो रहा है कि दीदी मेरे लिए क्या है। दीदी ने हम सब लोगों का कितना ख्याल रखा है। मुझे अपनी गलती का अफसोस है पापा। कावेरी हैरानी से अपने बेटे को देख रही थी। तब कावेरी गंगा से बोली, अब रोती ही रहोगी या घर का कुछ काम धाम भी करोगी? यह सुनकर गंगा साड़ी उठाते हुए बोली, जी माँ कहकर चली गई। रमाकांत जी भी मुझे ऑफिस का कुछ जरूरी काम है कहकर कमरे में चले गए। तब कावेरी गणेश के पास बैठते हुए बोली, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम गंगा के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ मेरा बेटा ऐसा नहीं था। गणेश बोला, हाँ माँ आपको विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतना बदल गया हूँ, लेकिन यह सच है कि मैं सचमुच बदल गया हूँ। अब जब कुछ दिनों बाद गंगा दीदी हम सबसे दूर जाने वाली है तो मुझे उसकी अहमियत का एहसास हुआ। यह कहकर गणेश वहाँ से चला गया। कावेरी कुछ सोचते हुए अपने कमरे में चली गई। शादी के दिन धीरे धीरे बीते जा रहे थे। शादी की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी। शादी को 3 दिन ही बाकी थे। गणेश अब गंगा से अच्छे से बातें करता था और शादी के काम में भी बढ़ चढ़कर हाथ बटा रहा था। रमाकांत जी यह देखकर बहुत खुश थे। एक दिन गंगा कावेरी के पास आई और बोली, माँ वह टेलर का फ़ोन आया था, वह मेरी शादी के जोड़े का नाप कहीं खो गया है, इसीलिए उन्होंने मुझे दोबारा नाप देने के लिए बुलाया है। यह सुनकर कावेरी बोली, लेकिन फ़ोन पर भी बता देती।
तब गंगा बोली, मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि फोन पर से बताने पर सही अंदाजा नहीं लगेगा। अगर मैं कुछ देर के लिए वहाँ चली जाऊँ और जो डिजाइन हमने शादी के जोड़े के ब्लाउज में बताई है उन्हें यह भी नहीं मालूम, इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरा उनके पास आना जरूरी है। तब कावेरी गुस्से में बोली, अब मैं तुम्हारे साथ चलूं या घर के काम करूं? वैसे ही बहुत काम है और तुम्हारे पापा तो शादी के काम से बाहर गए हैं। शादी को कितने दिन है और अब तक शादी का जोड़ा भी तैयार नहीं हुआ। कावेरी गुस्से में बोली। तभी गणेश कमरे से निकलते ही बोला, अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है माँ, गंगा दीदी को लेकर मैं चला जाता हूँ। कावेरी गणेश की तरफ देखते हुए बोली, हाँ ये ठीक है, तुम ही लेकर जाओ उसे, और हाँ जल्दी जाकर आना, वैसे भी बहुत सारे काम है घर में। कावेरी गुस्से में बोली, जी जी माँ जल्दी आती हूँ। यह कहकर गंगा गणेश के साथ घर से बाहर निकल गई। घर से निकले हुए लगभग 2 घंटे हो गए थे, जबकि टेलर के जाने का रास्ता मुश्किल से 15 मिनट का था। रमाकांत जी घर लौट आए थे, अंधेरा होने को था। रमाकांत जी घर में आकर कावेरी से बोले, कावेरी गंगा कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तब कावेरी गुस्से में बोली, अरे टेलर के यहाँ नाप देने गई थी, गणेश के साथ पता नहीं अभी तक घर क्यों नहीं आई, गए हुए भी लगभग 2 घंटे हो गए हैं। तब रमाकांत जी बोले कि इसमें घबराने की क्या बात है, हो सकता है कि और कोई जरूरी काम आ गया हो या फिर कोई उसकी पुरानी सहेली मिल गई हो, इसीलिए इतनी देर हो गई। तब कावेरी बोली, इस लड़की को भी ना घर से बाहर निकलने का बहाना चाहिए, अब यह भी नहीं सोचती कि अंधेरा होने को आया है, अब घर चलना चाहिए। तब रमाकांत जी बोले, इसमें घबराने की क्या बात है, अरे भाई कुछ देर में आ जाएगी। तब कावेरी बोली, मेरा गणेश तो बड़ा भोला भाला है, उस गंगा की बच्ची ने ही उसे रोक लिया होगा। कावेरी बड़बड़ाते हुए काम कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी की आहट हुई। तभी कावेरी रमाकांत की तरफ गुस्से में देखकर बोली, हाँ आ गई है, शायद आपकी लाडली, अब खबर लेती हूँ। कहते हुए कावेरी दरवाजा खोलती है। गंगा घायल अवस्था में, उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर में जगह जगह चोट के निशान थे जिनसे खून बह रहा था। गंगा रोते हुए कावेरी के दरवाजा खुलते ही दरवाजे पर गिर गई। कावेरी यह देखकर बोली, गंगा क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो ना। फिर अपने पति से आवाज लगाकर बोली, अजी आइए, आइए ना। कावेरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर रमाकांत अंदर से क्या हुआ कावेरी कहते हुए बाहर आए। वह भी गंगा की ऐसी हालत देखकर घबरा गए। तब कावेरी और रमाकांत जी ने गंगा को सहारा देकर के घर के अंदर ले आए। कावेरी जल्दी से अंदर से एक चादर ले आई और उसके शरीर के ऊपर कपड़ों पर डाल दी। फिर रमाकांत जी ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, यह सब। तब कावेरी बोली, हाँ गंगा बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ और किसने किया सब कुछ, और मेरा गणेश कहाँ है, तुम तो उसके साथ गई थी ना, फिर अकेले। कैसे बताओ, बताओ ना गंगा। तब रमाकांत जी बोले, कावेरी हमारी बेटी बहुत घबराई हुई है। तब कावेरी बोली, गंगा बोलो, मेरा जी बैठा जा रहा है, पता नहीं मेरा बेटा किस हालत में होगा। तब गंगा बोली, वह माँ माँ गणेश गणेश। गंगा घबराहट के मारे हड़बड़ा रही थी और उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। यह देखकर रमाकांत जी बोले, कावेरी थोड़ा धैर्य रखो, हमारी बेटी की हालत खराब है, पहले जाकर अंदर से दवाइयों का बॉक्स लेकर आओ, देख रही हो उसे कितनी चोट लगी है। रमाकांत जी अपने आंसू पोंछते हुए बोले। कावेरी इसकी बातों पर ध्यान दिए बिना बोली, पता नहीं मेरा गणेश गणेश किस हालत में होगा। अरे यह बता भी तो नहीं रही थी, आखिर में उनके साथ हुआ क्या है। मैंने तो मना किया था कि मत जाओ, फोन पर ही टेलर को नाप बता दो, लेकिन उसने कहा कि जाना जरूरी है तो मैंने गणेश के साथ भेज दिया, मुझे क्या पता कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यह कहकर कावेरी रोने लग गई और फिर गंगा की तरफ गुस्से में देखते ही बोली,
अरे कुछ तो बोल, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मेरा जी बैठा जा रहा है। मेरा बेटा कहाँ है, बताओ ना। आखिर गणेश कहाँ है? गंगा के साथ क्या हुआ? आगे जो भी होगा, आप अपने आंखों के आंसू नहीं रोक पाएंगे। आगे के भाग सुनने के लिए इंतजार कीजिए। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कहानी आपको कैसी लगी। तभी हम अगला भाग जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।